ठीक एक साल पहले कोरोना से जंग की तैयारी के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। एक साल बाद हम तैयार तो हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार फिर से जोर पकड़ रही है। 24 घंटे में देश में कोरोना के नए केसेस 50,000 पार हो गए, यानी कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए मुंबई से ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के एक साल बाद फिर कोरोना डराने लगा है। रोज रिकॉर्ड, रोज नए मामले, रोज महामारी से मौत। वैक्सीन लग रही है, कोरोना से निपटने के तरीके हैं, साधन भी है, लेकिन जरा सी सावधानी क्या हटी, कोरोना फिर से पैर पसारने लगा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इनमें करीब 32,000 तो अकेले महाराष्ट्र से हैं। मौत के आंकड़ों में तेजी आई है। एक दिन में 251 लोग कोरोना से मारे गए। सिर्फ महाराष्ट्र में 95 लोगों की जान चली गई। अगर एक्टिव केस देखें तो उसमें लगातार फिर से इजाफा हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि नए साल में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से कोरोना रुखसत हो जाएगा, लेकिन मार्च आते आते कोरोना ने फिर से यू टर्न ले लिया। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल जनवरी में एक दिन में कोरोना केस 236 तक आ रहे थे, जो आज बढ़कर 5,000 से ज्यादा हो गए। वो 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स पूरे देश भर में जहां पर एक्टिव केसेस का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, 9 तो महाराष्ट्र में ही है। इन 9 जिलों में मुंबई भी शामिल है। महाराष्ट्र में मुंबई में ही नहीं, नागपुर, पुणे, नासिक, बीड़, नांदेड़ में भी बुरे हाल हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन के एक साल बाद फिर लॉकडाउन लागू किया है। बीड़ में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसी तरह नांदेड़ में 8 से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन है। नासिक भी 31 मार्च तक वीकेंड पर बंद रहेंगे। इस बार पूरे राज्य में सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर भी रोक है। स्थानीय प्रशासन को अधिकार दिए गए हैं कि वो उसके ऊपर परिस्थिति अनुसार निर्णय लें, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। यह हिंदू विरोधी सरकार है। जब हिंदू के त्योहार आते हैं तो उसे मनाने के लिए यह मना करते हैं। कोरोना के नए केस हर किसी के लिए चेतावनी है। जो मानकर चल रहे थे कि खतरा कम हो गया, उन्हें बता रहा है कि अभी नहीं, अभी सावधानी बरतने की और दरकार है। ढिलाई तो हरगिज नहीं चलेगी। 2 गज की दूरी भी और मास्क भी जरूरी है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। विश्वास सारंग हमारे साथ आ गए हैं। आप मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश में। डॉक्टर राहुल पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस हॉस्पिटल से। डॉक्टर राजेश एम पारिक मुंबई से जसलोक हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर एमसी मिश्रा हैं, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी। बीते एक साल में, क्योंकि आज एक तरह से लॉकडाउन की एनिवर्सरी भी कही जा सकती है, इस एक साल में बहुत से सबक हमने लिए, लेकिन ये जो पूरा वक्त रहा है और आज जहां हम खड़े हैं, इस पूरी परिस्थिति को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? मीनाक्षी जी, धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को कोविड से बचने के लिए बहुत शुभकामनाएं। और वो जो आप बता रहे हैं उसको ध्यान से सुने, जो हम लोग बता रहे हैं उसको लोग बहुत ध्यान से सुने, ये इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक साल में मीनाक्षी जी बहुत बदलाव आया है भारत में। देखिए, जब हम मार्च 2020 में खड़े थे तो हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अलावा कोई दूसरी लैब नहीं थी टेस्टिंग के लिए। आज हमारे पास लगभग 3,000 लैब हैं भारत में जो टेस्टिंग कर रही हैं। कोई कंसेप्ट नहीं था कोरोना के बारे में, कैसे इलाज होगा, क्या करना चाहिए, क्वारंटीन क्या होता है, और ये सारी चीजें हुई। और उससे हमने देखा पहले संक्रमण धीमी रफ्तार थी मार्च अप्रैल मई में, उसके बाद जून से लेके नवंबर तक फिर पूरा कोहराम मचा कोविड की वजह से। और हमने देखा एक एक दिन में 1-1 लाख संक्रमित रोगियों की संख्या आ रही थी और मृत्यु दर भी बहुत अत्यधिक थी। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मृत्यु दर कोई बहुत ज्यादा नहीं रही है भारत में, 2% से नीचे ही रही है, बल्कि उससे भी कम रही है। और हम लोगों को समझ में आ गया कि ज्यादातर लोग घर पे अपने को आइसोलेट करके, क्वारंटीन करके और बचाव के उपाय करके ठीक हो सकते हैं अधिकतर लोग। कुछ लोगों को हॉस्पिटल में आने की जरूरत होती है, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, कुछ लोगों को
और बहुत कम लोगों को, लेस देन मैं कहूँगा 3-4% से भी कम लोगों को वेंटिलेटर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब हमने देखा और उसमें फिर धीरे धीरे केसेस कम होना भी शुरू हुए अपने आप, और नवंबर के लास्ट से लेके दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मध्य तक मैं कहूँगा काफी हमारी सुदृढ़ स्थिति हुई। फिर प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन आने का इंतजार कर रहा था, वो वैक्सीन भी आ गई, वैक्सीन लगना शुरू भी हो गई। लेकिन अब जो पिछले 2-3 हफ्तों में आया है ट्रेंड, उसमें जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है और उसमें जो म्यूटेंट वायरसेस हैं वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, और कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश और सभी राज्यों में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बट ये राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है। 65%, 70% जो संक्रमित रोगी हैं वो महाराष्ट्र में है। लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग है इसमें, जिसको हम कहते हैं कि जो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड है, वो ये है कि संक्रमण बढ़ जरूर रहा है, लेकिन उस अनुपात में हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल में भर्ती होने की प्रोपोर्शन उतना अनुपात नहीं बढ़ा है। मृत्यु दर भी आपने जैसे स्टोरी में बताया कि कुछ बढ़ा है पिछले 24 घंटों में, लेकिन अभी हम फिर भी काफी कंट्रोल स्थिति में। अगर लोग अब भी चेत जाएं और आपकी बात, हमारी बात मान लें कि ये जो सोशल वैक्सीन है अभी इसी पे निर्भर करना है। वैक्सीन पहले तो लगी नहीं है बहुत सारे लोगों को, मुश्किल से 4 करोड़ लोगों को लगी है कुल मिला के, और वो पर्याप्त नहीं है किसी भी तरह की हर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में, और लोगों को आगे से आगे आके वैक्सीनेशन कराना चाहिए। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जो वैक्सीन मिलती है उसको लगवाएं, ये इसके प्रयोग करें, बेजरूरत बाहर न जाएं, पार्टीज न करें, खाना पीना साथ में बैठ के नहीं करें, तो संक्रमण से काफी हद तक बच सकते हैं। और ये म्यूटेशन तो एक एकेडमिक एक्सरसाइज है वैज्ञानिकों के लिए, इससे जनता को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि अगर वो ज्यादा फैल रहा है तो भी यही करना है, कम फैल रहा है तो भी यही करना है, म्यूटेशन है तो भी यही करना है, म्यूटेशन नहीं है तो भी यही करना है। तो अगर लोग बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स पर टिके रहना बहुत जरूरी है, जिस बात का जिक्र डॉक्टर मिश्रा यहाँ पर कर रहे हैं। और डॉक्टर राहुल पंडिता, आप तो महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स में मेंबर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ, जिस तरह की तेजी अब महाराष्ट्र में एक बार फिर केसेस को दिखाई दे रही है, 50,000 केसेस फिर रिपोर्ट हो रहे हैं और फेस्टिव सीजन अभी सामने है, ऐसे में यहाँ पर अभी किस तरह की चुनौतियां न सिर्फ सरकार के सामने बल्कि आम लोगों को भी जो जागरूक रहने की जरूरत है, मैं चाहूंगी उस पर आप जरूर लोगों को थोड़ा अवेयर करें। बिल्कुल, धन्यवाद मीनाक्षी जी। जैसा डॉक्टर मिश्रा सर ने कहा कि इस वक्त जो है सबसे अहम जो हमारे पास वैक्सीन है वो अभी भी मास्क है। और हमको जो है आम व्यक्ति हो या कोई भी फ्रंटलाइन वर्कर हो या कोई भी सरकारी व्यक्ति हो, हमको सिर्फ इसके बारे में और जो वैक्सीन का टीका है उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत है। इन पिछले 10-20 हफ्तों में जो केसेस कम हुए थे करीब करीब, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि लोग जो है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में भूल गए थे। और ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, ये पूरे देश में करीब करीब हम देख रहे थे कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, शादियां हो रही है, लोग एक दूसरे के पास पार्टीज के लिए जा रहे हैं, जो कि एक आदमी का स्वभाव होता है। और वो स्वभाव में ये नहीं कहूंगा कि कुछ स्वभाव के विपरीत हो रहा था, पर 9-10 महीने अगर कोई आदमी थोड़ा कंट्रोल में रखे तो जब इसी थोड़ी छूट मिलती है तो लोग जो है उस छूट को थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो गया उसका, लोग ज्यादा फायदा उठा लिया उन्होंने, लोगों ने। तो वो हमको करना है। दूसरी बात है कि ये जो भी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जैसे कि अभी होली आ रही है, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि ये जो बीमारी है वो एक दूसरे से मिलने पे, एक दूसरे के नजदीक अगर आप आओ, 2 गज की दूरी से कम आओ और आपने मास्क ना पहना हो तो ये फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए जो है इस हर त्योहार को, हर सोशल गैदरिंग को इस वक्त थोड़ा सा सहमे रखना जरूरी है, उसका थोड़ा सा कंट्रोल में रखना जरूरी है। जितना हम लोग अपने घर में फेस्टिवल मना सके, अपने घर वालों के साथ फेस्टिवल मना सके, उतना मनाना जरूरी है। अगर हम लोग सोशलाइज करेंगे, अगर हम लोग फिर से पार्टीज करेंगे तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बनते हैं। हमें महाराष्ट्र में देख चुके हैं कि कई लोग जो शादियों में गए थे, किसी पार्टी में गए थे, 30-30, 40-40 लोग उस पार्टी में से एक साथ पॉजिटिव होके बाहर आए हैं। तो हमारे पास ये हिस्ट्री है, हमको इस हिस्ट्री से थोड़ा सीख के आगे जाना है कि नहीं, हम अगर थोड़ा और सहम रहेंगे,
थोड़ा और कंट्रोल कर लेंगे तो शायद एक दो डॉक्टर महीने राहुल में अगले पंडित, सिचुएशन आप देखिए सुपर स्प्रेडर का वर्ड का आप जिक्र कर रहे हैं, जो हमने बीते साल भी देखा है। दीपावली के बाद जिस तरह से केसेस में सर्ज आया था, वो वाकई परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई थी उसके बाद। लेकिन इस समय महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, बीड में लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, आने वाले दिनों में लॉकडाउन जैसी स्थिति कुछ और जिलों में आ सकती है सामने, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करें तो? महाराष्ट्र टास्क फोर्स जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, और ये जो लॉकडाउन के निर्णय है वो सरकार का और एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है, और टास्क फोर्स कभी भी नहीं चाहेगी कि लॉकडाउन हो या इकोनॉमी जो है रुक जाए, और इसका जो है निर्णय अल्टीमेटली गवर्नमेंट को लेना है। और हम तो ये कह रहे हैं, अगर हम साइंस को पकड़ के चले, अगर हम साइंटिफिक चीजें करें कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, टेस्टिंग हो, ट्रेसिंग हो, आइसोलेशन हो। हाँ, अगर होम आइसोलेशन जो है अगर वो सही ढंग से नहीं हो रहा है तो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन करें, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो पॉपुलेशन अभी जो पॉजिटिव आ रही है वो काफी यंग पॉपुलेशन है और एसिम्प्टोमेटिक है, और एसिम्प्टोमेटिक लोगों को घर पे रखना आइसोलेशन के लिए या क्वारंटीन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वो लोग मान नहीं रहे, शायद घर के बाहर स्टेप आउट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करे। ये 6 या 7 दिन का जो लॉकडाउन है ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका कॉल लिया है, पर स्टेट गवर्नमेंट को टास्क फोर्स की तरफ से ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि लॉकडाउन करे करके, क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। हम सिर्फ साइंस तक हमारा जो एडवाइस है वो सीमित रखते हैं। ठीक है डॉक्टर पारिक, वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हुआ, इसके बाद 60 प्लस के बाद अब 45 प्लस के लिए को भी इस दायरे में लाया गया है। अभी तक जितना डेटा अवेलेबल है, वैक्सीनेशन का क्या इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं? जी मीनाक्षी जी, मैं आपको एक ग्राफ के सहारे से ये दिखा सकता हूं, और ये ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि वैक्सीनेशन दुनिया में कैसे चल रहा है और हमारे देश में कैसे चल रहा है। तो ये अभी सबसे लेटेस्ट ग्राफ है जो मैंने आज रेडी किया है। ये देखिए, ये फुल फ्रेम दिखाइए जी। दिख रहा है बराबर? जी सर, हम देख पा रहे हैं। तो देखिए, जो हम लोग देख रहे हैं, पहले तो ब्रिटेन और यूएस में काफी गलतियां हुई थी, लेकिन उन्होंने सबक सीख लिया है। वो सबक सीखने के बाद आप देखोगे कि ब्रिटेन में 45% तो पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो गया है, यूनाइटेड स्टेट्स में 38% हो गया है, फ्रांस, जर्मनी में अंदाज से 13% हुआ है, हमारे देश में केवल 3.5% हुआ है। और जितने हमने वैक्सीन बनाए थे उसमें से 7% वैक्सीन अभी तक वेस्ट हो गए हैं, क्योंकि उसकी एक्सपायरी हो गई थी। तो इसका क्या सबक है कि हमको ये वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत ही बढ़ाना है। ये बहुत अच्छी बात है कि 1 अप्रैल से 45 साल के उम्र से ज्यादा जो है सबको मिलेगा वैक्सीनेशन, लेकिन इसको और भी बढ़ाना चाहिए। ये वैक्सीनेशन सबके लिए तैयार करना चाहिए और सबको देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास वैक्सीन का सरप्लस है और इसीलिए एक्सपायरी से 7% वेस्ट हुए हैं। और हमने बड़ा ठीक है कि करीब 4 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है, लेकिन हमने करीब 6 करोड़ डोजेस एक्सपोर्ट किए हैं। तो अभी हमको हमारे देश पे ध्यान रखना चाहिए और वैक्सीनेशन ड्राइव को जितना बढ़ा सके उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नए म्यूटेंट स्ट्रेन अभी आ रहे हैं और इससे हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। कोरोना को लेकर फिर खतरे की घंटी बज गई है। देश के 6 राज्यों में नए मामले अचानक बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों को लेकर बड़ी चिंता है और खतरा अब डबल म्यूटेंट वेरिएंट को लेकर भी है। इस डबल म्यूटेंट वेरिएंट का मतलब यह है कि म्यूटेशन के बाद यानी वायरस के रूप बदलने के बाद वो फिर से बदल रहा है। ये वेरिएंट शरीर के इम्यून सिस्टम से बचकर संक्रमण फैला रहा है। इसके मामले नागपुर में, दिल्ली में पाए गए हैं। कोरोना के इस तरह के नए वेरिएंट्स की वजह से केसेस भी अचानक बढ़े हैं। 18 राज्यों और 70 जिलों में अलग अलग वेरिएंट्स मिले हैं। भारत में यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के भी कोरोना वायरस वेरिएंट आ चुके हैं, जो 70% ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलाते हैं। कुल मिलाकर ये बड़ी चिंता है, क्योंकि आगे त्योहार हैं और लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह हैं। देश भर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा डरा रहा है, क्योंकि यहां एक दिन में 32,000 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में रिकॉर्ड 5100 से ज्यादा लोग बीमार हुए। दिल्ली में भी कोरोना ने अपनी चाल तेज कर दी। बाकी राज्यों में भी हालात खराब है। आप
इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। ठीक एक साल पहले देश में सन्नाटा छा गया, वीरानगी छा गई। दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, समूचे देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया। और अब ठीक एक साल बाद देश तो खुला है, लेकिन साथ साथ कोरोना भी बेकाबू हो रहा है। वैक्सीन आ गई, लेकिन कोरोना कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। त्योहारों को देखते हुए डर और बढ़ गया है। शहरों में भीड़ न बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइंस जारी कर दी है और राज्य सरकारों ने भी त्योहारों पर पाबंदियां लगा दी हैं। होली और शब-ए बारात एक साथ आई है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। यहाँ का हाल तो बेहद ही बुरा है। कोरोना जैसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 31,855 नए केस आए हैं, जबकि 95 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना केस की संख्या बढ़कर 2,47,299 हो गई है। जो छोटे शहर है महाराष्ट्र के, नागपुर, अमरावती, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुंबई में 3,500 केसेस रिपोर्ट हुए थे और 28,000 केसेस एक दिन में महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सेकेंड वेव इस वक्त आई हुई है और ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन लगने के एक साल बाद भी हालत इतनी सुधरी नहीं है। दिल्ली सरकार ने भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए पब्लिक गैदरिंग को बैन कर दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1254 नए मामले सामने आए हैं। 18 दिसंबर के बाद ये एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 10,973 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने पब्लिक गैदरिंग्स को बैन कर दिया है। ये किया गया है आगे आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए। होली आने वाली है, शब-ए बारात आने वाली है और कुछ ही दिनों में नवरात्रि भी चालू हो जाएंगे। दिल्ली सरकार का मानना है कि बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। गुजरात में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। मॉल और सिनेमा घर को सैटरडे संडे में बंद करने का आदेश दिया गया है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1790 मामले सामने आए हैं। अकेले अहमदाबाद में 506 कोरोना के नए केस आए हैं। गुजरात में इस वक्त कोरोना के 8,823 एक्टिव केस हैं। होली को लेकर सरकार की ओर से आदेश है, सिर्फ होलिका दहन किया जा सकता है, लोगों को इकट्ठा होने पर मनाही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 737 नए केस आए हैं, तो राजस्थान में 669 कोरोना के नए मामले आए हैं, जबकि तमिलनाडु में 1636 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अगर स्थितियां ऐसी ही बिगड़ती जाएंगी तो फिर कड़ी सख्ती के लिए उन जगहों को तैयार रहना होगा जहां नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट कहती है कि कोरोना के संक्रमण काल ने भारतीय परिवारों का कर्ज का बोझ बढ़ा दिया है। परिवारों की बचत घटकर 10% के नीचे चली गई है और जब कोरोना का संक्रमण नए रूप में दोबारा हमलावर हो रहा है, तब वैक्सीन की कद्र न करने वाले लोगों को जागरूक करना जरूरी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,239 केस आए और 277 लोग दम तोड़ चुके हैं। जिन 6 राज्यों में 81% केस सामने आए हैं, उसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे नंबर पर कर्नाटक, चौथे नंबर पर गुजरात, 5वें पर छत्तीसगढ़ और 6ठे पर तमिलनाडु। लेकिन जिस पंजाब में कोरोना सबसे ज्यादा जानलेवा रूप में है, वहाँ पर न तो लोगों को मास्क पर भरोसा है और न ही वैक्सीन पर विश्वास। पंजाब को केंद्र सरकार से 17,80,000 कोविड वैक्सीन की डोज मिली, जिनमें सिर्फ 6 लाख डोज का इस्तेमाल हो पाया है, यानी 9,80,000 डोज बेकार पड़ी है। ये सब तब है जब पंजाब में कोरोना से मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। वैक्सीन को लेकर काफी भ्रांतियां फैली है। भ्रांतियां न केवल आम लोगों में बल्कि पंजाब के स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारियों में भी भ्रांतियां हैं, जिनके चलते
वो खुद वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। बात डोजेस की करें तो 9 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस अभी इस्तेमाल नहीं की जा सकी हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2254 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं और कोरोना की वजह से 53 लोगों की जान दी जा चुकी है। फिर भी जनता छोड़िए, राज्य के 2,27,000 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन को लेकर उदासीन। पहले ज्यादातर कर्मचारी वैक्सीन लगवाने को राजी नहीं हुए। बाद में राज्य सरकार की सख्ती से इन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज तो लगवा ली, लेकिन दूसरे चरण के टीकाकरण के लिए सिर्फ 78,439 स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल पहुंचे। तो क्या वैक्सीन को लेकर गलत सोच पंजाब में कोरोना के सबसे खतरनाक रूप के लिए जिम्मेदार है? इस बारे में रिपोर्टर मंजीत सहगल पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के निदेशक डॉक्टर जीवी सिंह से पूछा। हमें दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर लोग जो है हमारे वो थोड़ा डिलेड रिस्पांस है उनका, और मेरी रिक्वेस्ट जो है वो लोगों से मैं यही करूंगा कि पता नहीं क्यों लोगों को ये लग रहा है कि शायद वैक्सीन जो है बहुत जल्दी में आई है, पता नहीं वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है। मैं इसके लिए बड़ा क्लियर हूं इस बात के लिए कि जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं दोनों, चाहे वो कोविशील्ड है चाहे कोवैक्सीन है, दोनों वैक्सीन इफेक्टिव हैं। वैक्सीन को लेकर पंजाब के लिए सोच बहुत घातक साबित हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार जनवरी और मार्च के बीच एनसीडीसी को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो 400 नमूने भेजे थे, उसमें से 326 में यूके का स्ट्रेन पाया गया। मतलब कोरोना के नए केस 80% से ज्यादा मामले यूके स्ट्रेन से जुड़े हैं। नवा जिहड़ा यूके वायरस जिहड़ा डिटेक्ट होया उन्हें काफ़ी साडे जिहड़ी लोकां दी सेहत खराब की है और काफ़ी लोग उहदे नाल बीमार हुए हैं। पिछले दिन सैंपल जिहड़े भेजे सीगे दिल्ली असीं जिहड़ी लैब दे विच ਉਹਦਾ ਨਾਮ NIG शायद की ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 326 ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ यूके वायरस ਦੇ पाए गए। यानी पंजाब में मामला बहुत गंभीर है, कभी भी हालात महाराष्ट्र जैसे हो सकते हैं। इसीलिए राज्य सरकार को 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा और स्कूल कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद करना पड़ा। लेकिन मास्क और वैक्सीन को लेकर पंजाब के लोगों का अविश्वास कोरोना के खतरे को बद से बदतर कर सकता है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। तो लगातार हम कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ मध्य प्रदेश से स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग जी भी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में इंदौर में 477, भोपाल में 385 और जबलपुर में 143 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 7 लोगों की मौत हुई है। अकेले भोपाल और इंदौर से जो केसेस आ रहे हैं वो मध्य प्रदेश के टोटल केसेस को अगर देखें तो उनकी संख्या काफी ज्यादा है। सारंग जी, जो परिस्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है और खासतौर पर अब क्योंकि त्योहारों का मौसम आगे है, तो इसे लेकर सरकार अभी कितनी तैयार है, किस तरह के कदम आप लोग उठाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, हम किसी भी संकट, किसी भी चुनौती का सामना करने को पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं रोज पूरे कोरोना मामले की समीक्षा कर रहे हैं। हमारा स्टेट लेवल पर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है और उसके साथ ही हमारा हर जिले में भी जनप्रतिनिधियों के समावेश से हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है और हर तरह की चुनौती का आकलन करते हुए उसका निदान हम कर रहे हैं। ये बात सही है कि पूरे देश में कोरोना संकट बड़ा है और मध्य प्रदेश में भी बड़ा, और हमारे खासकर इंदौर, भोपाल ऐसे शहर हैं जिसमें तेजी से हमें पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हम सभी तरह की जो स्थितियां हैं उसका आकलन कर रहे हैं और ये सुनिश्चित किया है हमने कि मध्य प्रदेश के 7 शहरों में हमने रविवार का लॉकडाउन शुरू किया है, जो कि रविवार में पिछले हफ्ते से शुरू हुआ था। पहले 3 शहरों में था, कल हमने निर्णय लिया है कि 4 शहरों में और हम लॉकडाउन करेंगे। उसके साथ ही ये 7 शहर जहां पर लगातार कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहाँ सिनेमाघर, जिम, पूल, स्विमिंग पूल, इनको भी सबको बंद किया गया है। आज हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में जिले स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग हो रही है। त्योहारों को लेकर ये निश्चित किया गया है कि ऐसे त्योहारों में सार्वजनिक जहाँ पर गैदरिंग होती है उसको अवॉइड किया जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया है, मेरा परिवार मेरी होली।
उसके पीछे का तात्पर्य है कि हम होली त्योहार अपने परिवार के साथ अपने घर पर ही मनाएं। और उसके बीच सारंग में साहब, क्या आप ये मानते हैं कि जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आम लोगों के ऊपर तो जुर्माने तक हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है, नेता भी अगर किसी पब्लिक कार्यक्रम में जा रहे हैं तो वहां पर कोरोना के प्रोटोकॉल्स उस तरह से फॉलो नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए। थोड़ा उन्हें और ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और थोड़ा ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका क्वेश्चन समझ। जी सारंग जी, आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं अभी? थोड़ा सा मुझे बहुत आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, चलिए जरा मेरी आवाज उन तक ठीक से पहुंचाइए। लेकिन एक जिम्मेदारी पॉलिटिकल क्लास को भी लेने की जरूरत है, क्योंकि तस्वीरों में हमने देखा कि कैसे बड़ी बड़ी रैलियों में, चुनावी सभाओं में, अन्य पब्लिक कार्यक्रमों में भी ऐसा हुआ जहां पर प्रोटोकॉल्स जो हैं कोरोना को लेकर वो उस तरह से फॉलो नहीं किए गए। डॉक्टर पारेख, महाराष्ट्र तो इस समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। आप खुद मुंबई में इस वक्त बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि केसेस की संख्या जो बढ़ रही है, अगर पूरे देश का एवरेज देखें और अकेले महाराष्ट्र का एवरेज देखें तो ये बेहद डराने वाले आंकड़े हैं। कितनी जिम्मेदारी किसको लेने की जरूरत है? मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते मुझे लगता है आपकी राय कम से कम लोग भी सुनेंगे, हमारा पॉलिटिकल क्लास भी सुनेगा। जी मीनाक्षी जी, आपकी तो आवाज पहुंच नहीं रही है, मीडिया की आवाज नहीं जा रही है, हम डॉक्टर्स लोगों की भी आवाज सब जगह नहीं जा रही है। हम लोग 1 साल से इसके बारे में बात कर रहे हैं। 1 साल पहले जब हमने पहला कोरोना वायरस का किताब लिखी थी, तब ये दूसरी लहर के बारे में हमने 1 साल पहले बात की थी। फिर दिसंबर में मैंने एक पॉलिसी पेपर लिखा था कि ये वेव आने लायक है और क्या करना चाहिए। और अभी इस जनवरी में हमने वैक्सीन बुक जो लिखा, उसका मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अगर आप ये ग्राफ देख सकते हैं तो 100 साल पहले जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हुई थी, उसकी 3 लहरें आई थी, और दूसरी लहर पहले लहर से काफी ज्यादा थी, और तीसरी लहर दूसरे लहर से कम थी लेकिन पहले लहर से भी ज्यादा थी। ये हम लोग 1 साल से बोल रहे हैं। जैसे डॉक्टर पंडित बोल रहे थे, हमको इतिहास के सबक सीखने चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सबक नहीं सीखेंगे तो वापस वही इतिहास होते जाएगा। अभी महाराष्ट्र में ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा है, और मैं गए 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि ये लग रहा है कि म्यूटेंट स्ट्रेन्स है। उसका अभी हमको प्रूफ मिला है, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं वो वैक्सीन को डॉज कर सकते हैं। और फ्रांस में अभी दिखाई दे रहा है कि जो RT-PCR टेस्ट रहता है, अपना गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है, उसको भी वो चुका के निकल सकते हैं, यानी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है जब आदमी इन्फेक्टेड है। तो हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए, और जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है उसको अगर हम जल्द से जल्द ताबे में नहीं लाएंगे तो फिर दूसरे लॉकडाउन की संभावना बहुत ही है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि इस जागरूकता को हम बनाए रखें, क्योंकि 1 साल में जो सबक सीखे हैं, अगर अब इस समय पर वो लाइट अप्रोच दिखाई देगा तो ऐसे में ये परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। सारंग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। सारंग साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी, देखिए आम लोगों के ऊपर जुर्माने भी हुए हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार जागरूकता को लेकर हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल क्लास में भी कभी कभी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नेता दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कलेक्टिव जिम्मेदारी सबको लेने की जरूरत है ताकि संदेश बड़ा हो और इस लड़ाई में हम एक साथ हों। मीनाक्षी जी, इसमें कहाँ कौन आपकी बात का विरोध कर रहा है? देखिए, बीमारी में कोई सेगमेंट नहीं होता। बीमारी किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी ये निश्चित नहीं होता। नेता को भी बीमार हो सकता है और आम जनता भी हो सकती है, इसलिए हम सेगमेंट वाइज नहीं देखें। यदि जनता पर यह अपील की जा रही है कि वो प्रोटोकॉल का ध्यान रखे, तो नेता को भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। मुझे लगता है कि डॉक्टर पारेख ने कुछ ज्यादा ही टिप्पणी कर दी। मुझे वहाँ टेक्निकल कारण से मुझे आवाज नहीं आ रही थी, पर मुझे लगता है कि उन्होंने जब बाद में बोला तो मुझे समझ में आया कि वो ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर की आवाज नहीं आ रही, मीडिया की आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है डॉक्टर साहब थोड़ी सी अपनी सीमाएं पार करके मेरे से बात कर रहे थे। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि चाहे वो नेता हो, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसको प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ये सलाह जनता को दे रहे हैं कि वो गैदरिंग ना करे, तो ये सुनिश्चित हमें भी करना चाहिए कि हम गैदरिंग ना करें, क्योंकि जब बीमारी लगेगी तो वो किसको लगेगी ये निश्चित नहीं है, संक्रमण किस में फैलेगा ये निश्चित नहीं है। और इसीलिए हमारे प्रदेश में
हमने बहुत तीव्रता के साथ जन जागरण शुरू किया है। खासकर मास्क को लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हम जहां तक जरूरी ना हो हम घर से ना निकले, ये सब कैंपेन हम चला रहे हैं। जैसा मैंने कहा, शबे बारात अभी आने वाली है, उसमें भी अपील की गई है कि लोग इस त्योहार में भी अपने घर से ही दुआ करें। ये सुनिश्चित करने की हम सबको जरूरत है कि ये एक ऐसा दौर है और ऐसी बीमारी है। ठीक है डॉक्टर सारंग, विश्वास सारंग जी, देखिए आपने भी उनके ऊपर टिप्पणी कर दी डॉक्टर साहब के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बड़ी तस्वीर के आधार पर अगर देखें तो एक तस्वीर अभी हमने दिखाई, जिस कदर भीड़ दिखाई दे रही है। बंगाल में तो चुनाव कैंपेन चल रहा है और उस कैंपेन में जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कई बार तो ऐसा है कि बड़े बड़े नेता भी मंच पर मास्क के साथ नहीं है या डिस्टेंसिंग नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये सवाल एक चिंता के तौर पर सिर्फ मीडिया के भीतर या डॉक्टर फ्रेटर्निटी के भीतर दिखाई दे रही है। आम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर उनके ऊपर जुर्माना होता है, अगर उनके पास शादियों में जाने के लिए नंबर लिमिटेड है, किसी के घर में किसी की मौत हो रही है, वहां पर सब जो है परिवार नहीं जा पाता है, तो ऐसे में जो पॉलिटिकल क्लास है वो ऐसी जिम्मेदारी से क्यों बच जाता है? उनके लिए नंबर क्यों नहीं निर्धारित होता है? तो ये एक आम व्यक्ति का सवाल है जो मैं आपके पास लेकर आई थी। खैर, ये तस्वीरें भी आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं जब जबरदस्त कैंपेनिंग हो रही है। 5 राज्यों में चुनाव है और 5 ही राज्यों से जो तस्वीरें दिखाई देती है कैंपेन के दौरान, वहां इतनी भीड़ है कि त्योहार तो आप अभी एक तरफ रखिए, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर केसेस जिस तरह से बढ़े हैं देश में, अगर ये तस्वीर बगैर जिम्मेदारी और जागरूकता के इसी तरह से अगले कुछ और दिन छाई रहेगी तो परिस्थितियां आगे और बिगड़ सकती हैं। पॉजिटिविटी रेट भी जो है वो कई जगहों पर बढ़ा है। डॉक्टर राहुल पंडित, मैं आपके पास अब आना चाहूंगी। दुनिया भर में देखिए बीते 1 साल में रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, अलग अलग तरह से जो है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, मेडिकल एक्सपर्ट्स हो, उन्होंने सिचुएशंस को एनालाइज किया है। ऐसा कहा जा रहा था कि जब वैक्सीन आएगा तब शायद जिंदगी दोबारा आम हो पाएगी, नॉर्मलसी की तरफ बढ़ पाएगी। अब तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ट्रैवल करना, यानी फ्लाइट्स के जरिए अब एक देश से दूसरे देश की यात्रा या और जो जीवन में नॉर्मलसी है वो अभी आ पाना आसान दिखाई दे रहा है? मीनाक्षी जी, बिल्कुल नहीं। इस वक्त जो हर देश में हो रहा है और जो भारत में हम देख रहे हैं कि दूसरी लहर है, कोई देश ऐसे भी है जिनको की डर है कि उनकी यहाँ तीसरी लहर ना आ जाए, ये जो तीसरी जो संक्रमण की प्रक्रिया ना शुरू हो जाए। इस वक्त तो मैं ये कहूँगा कि 2021 में हमको नॉर्मल जनजीवन जो है वो पूरी तरह से लौट आना बहुत मुश्किल है। हम इकोनॉमी को जो है पूरी तरह से लौटा सकते हैं, लोग जो है अपने देश में शायद थोड़ा बहुत घूम पाएंगे, पर इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो कितना इजी होगा ये बहुत मुश्किल लग रहा है। पर हाँ, जैसे जैसे सब जगह वैक्सीनेशन होगा, जैसे अगर 70 से 80% पॉपुलेशन हम वैक्सीनेट कर पाए, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। हम अभी सिर्फ 4 करोड़ 4.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाए, 2 महीने से थोड़ा अधिक हो गया है हमारा समय। और अगर हम और समझो 70-80 करोड़ को करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 2021 पूरा निकल जाएगा। और ये दूसरी बात ये भी है कि वायरस का भी एक स्वभाव होता है। ऐसा तो लग रहा है कि ये सेकेंड वेव ऊपर जाके थोड़े महीनों के बाद थोड़ी कम हो जाएगी और फिर उसके बाद अगर हम लोग हमारा कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखेंगे तो शायद हम तीसरी वेव को जो है बचा पाए, या अगर तीसरी वेव आए तो वो पहली वेव से भी छोटी हो। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझे, हिस्ट्री समझे। डॉक्टर पारेख ने 100 साल से पहले बताया, हम जानते हैं कि ये पैंडेमिक में क्या हुआ था। उसके बाद हमारे पास सार्स पैंडेमिक हुआ, सार्स एंडेमिक हुआ, H1N1 हुआ, इबोला हुआ। हमारे पास काफी सारे उदाहरण है। हम टीबी के बारे में जानते हैं कि हम टीबी को अभी तक पूरी तरह से रोक नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग, वो भी ऐसे ही फैलता है, रेस्पिरेटरी पैथोजन है वो भी। तो हमको सीख के थोड़ा बहुत अगर हम हमारी कमर कसते ठीक से तो शायद ये आगे जाने से बढ़ने से हम रोक सके। अभी भी वक्त गया नहीं है। अगर आज से लोग अगर होशियार हो जाए, थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाए, ये तो सारे चैलेंजेस तो डॉक्टर राहुल पंडित आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो है ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या, और अगर ये कहें कि बीते 1 साल में एक बड़ा नुकसान जो झेला है वो स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं जो घरों में कैद होकर रह गए, स्कूल्स नहीं जा पाए, उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई, ऑनलाइन क्लासेस में कितना पढ़ पाए कितना नहीं पढ़ पाए, ये तो खैर सवाल है ही। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, स्कूल्स प्रॉपर तरीके से खुल पाएंगे, पढ़ाई हो पाएगी, ऐसी संभावना, पॉसिबिलिटीज आप देख रहे हैं अभी आगे? अभी तो कम हो गई, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेजेस खुले थे थोड़े दिन के लिए, अब फिर से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि सभी राज्यों में संक्रमण फिर से तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन मैं स्कूल कॉलेजेस और पढ़ाई के विषय में यही कहूंगा
जान है तो जहान है, और आप पढ़ाई कर लेंगे, थोड़ी सी टाइम का लॉस होगा, ये रिकवर हो सकता है बाद में। इसके लिए बहुत विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी जान बचाएं सबसे पहले और संक्रमण को रोकें, और टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लोग, और जहां आवश्यक न हो यात्रा न करें, चाहे उसी शहर में, दूसरे शहर में, विदेश में। यात्रा बिल्कुल अभी जब बहुत जरूरी है तभी, और टीका लगवा लेंगे तो आपको भी सुरक्षा महसूस होगी और काफी प्रोटेक्शन उससे रहेगा। जैसे डॉक्टर पंडित ने कहा कि अगर हमें 70-80 करोड़ पे पहुंचना है तो टीकाकरण अभियान में तो गति लाना अत्यंत आवश्यक है, उसका कोई पर्याय नहीं है। और लोगों को ये मानना चाहिए कि वैक्सीन दोनों जो भी हमारे यहाँ अभी मिल रही हैं, दोनों सेफ हैं, दोनों इफेक्टिव है इस संक्रमण को रोकने के लिए। और म्यूटेशंस में भी जो देखा गया है कि अगर म्यूटेशंस में पूरी तौर से कारगर नहीं भी है तो वो मृत्यु दर कम करती है, मृत्यु नहीं होने देती, गंभीर बीमारी नहीं होने देती कोविड की। तो इसमें भी काफी वैक्सीन का रोल है, और ये ना समझे कि वो म्यूटेशंस को कवर नहीं करता तो नहीं लगवाएं हम। तो ये सारी एडवाइजेज और सलाह जो आप सभी की तरफ से दी गई है, मुझे लगता है इस वक्त बहुत जरूरी है कि आने वाले फेस्टिव सीजन, त्योहारों को देखते हुए हम डॉक्टर्स को सुने, साइंस को सुने, वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह का कोई शक ना रखें, और वैक्सीनेशन के दायरे में अगर आप सभी आएंगे तो यकीनन कोरोना को मात देने में ये लड़ाई और मजबूत हमारी होती चली जाएगी।